नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और आरोप की। तो आपको बता दें, बिहार चुनाव परिणामों के बाद से लगातार बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि गुरुवार को उन्होंने यह जरूर कहा है कि वो किसी तरह का दावा नहीं कर रहे। एनडीए तय करेगा कि अगला बिहार का सीएम कौन होगा। अब ये तो वक्त भी बताएगा कि वाकई ही अगला सीएम कौन होगा, लेकिन वक्त ये भी आ गया है कि आज एनडीए के नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में नीतीश कुमार के आवास पर तमाम नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में सरकार गठन का भी स्वरूप तय किया जाएगा और यह भी तय किया जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। संभावित मंत्रिमंडल पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि माना तो यह भी जा रहा है कि इस बार भी नीतीश कुमार के नाम पर ही मुहर लग सकती है। फिलहाल हर किसी की नजर जो है वो एनडीए की इस बैठक पर टिकी हुई है। नीतीश ने कहा है कि हमारे सभी सहयोगी दलों ने मिलकर एनडीए के लिए काम किया है। बिहार के लोगों ने हम लोगों को बहुमत भी दिया है। एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है। सरकार चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने के लिए एक बार फिर से मौका दिया है। तो वहीं पर तेजस्वी यादव ने भी एनडीए को बहुमत मिलने पर चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही तेजस्वी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर चोर दरवाजे से सरकार में आने के आरोप लगाए हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद से बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत और बयानबाजी लगातार गरमाई हुई है। मीटिंग होगी उसके बाद हो ही जाएगा ना, तो हम लोग को क्या करना। एक बात हम बहुत साफ आपको करते हैं कि भाई कोई मेरी तरफ से आपने देखा है कि कभी हम दावा करते हैं, हम कभी करते हैं, हमने तो काम किया और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा, उसमें क्या करते। लेकिन कोई आप हमसे पूछिएगा कि आपका, तो मेरा कोई क्लेम नहीं, मेरा कोई क्लेम नहीं। चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। बीजेपी की सरकार रही, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन पूरे चुनाव में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे, गरीबी, भूखमरी, पलायन, मजदूर, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, या आप कह सकते हैं नियोजित शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन या स्वयं सहायता समूह के मानदेय की बात रही हो, नौकरी की बात रही हो, उसको लेकर के हम लोग बड़े सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया।
चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। तो आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता रंजीत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर संजय जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे और साथ ही तमाम उम्मीदें महागठबंधन को इस बार थी, लेकिन जैसे ही नतीजे आए तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ? नहीं देखिए, मैंडेट तो जनता देती है जी। अब जनता ने जो दिया मैंडेट उसको तो जनादेश का सम्मान तो सारी पार्टियों को करनी चाहिए जी। ठीक है। एग्जिट पोल कुछ और बता रहे थे, परिणाम कुछ और है जी। तो एग्जिट पोल का जो स्टैटिस्टिक सर्वे होता है वो बड़ा लिमिटेड लोगों पर होता है और उसके आधार पर हम परिणाम की बात कर लें ये कहीं से भी व्यवहारिक लगता नहीं जी। लेकिन जब परिणाम आ गया तो उसको तो जनमत का पक्ष हो विपक्ष हो सबको सम्मान करना चाहिए जी। रह गई बात की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि जिसका भी बहुमत होता है तो बजाते उनको सरकार बनाने की जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है जी। उन्हीं को ये मिलता है, मैंडेट मिलता है कि आप सरकार बनाइए। अब तो ये जो एनडीए गठबंधन है, जो दो अलायंस है बिहार में एनडीए और महागठबंधन, तो एनडीए अपना विधायक दल का नेता चुनेगी कि कौन हमारे विधायक दल के नेता होंगे और बजाते जो विधायक दल के नेता होंगे वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल संजय जी आपकी ओर से सही कहा गया। वाकई जनादेश है और जनता की ओर से अपनी सरकार चुनी गई है तो सीधी सी बात है, सवाल तो इस पर उठा ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं वो अभी भी इस बात को लेकर नाराज चल रही है। रंजीत मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की अगर बात कर ले तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वाकई ही जो परिणाम बताए जा रहे थे, जो उम्मीदें जताई जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन काफी उत्साहित थी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अंदर से ये तय मान चुकी थी कि वाकई अगली सरकार जो है वो तेजस्वी के सानिध्य में बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन परिणाम आने के बाद स्थितियां कुछ और ही हो गई। अब आपसे सवाल यह बनता है कि आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपके नेता की ओर से, दिग्विजय की ओर से कहा गया है कि नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा गया है, उनकी ओर से कहा गया है कि इस बार आप साथ छोड़ दीजिए संघ का और बीजेपी का और वापस से एक बार फिर आरजेडी के साथ आ जाइए। तो अब फिलहाल क्या कुछ स्थिति, आगे का क्या कुछ रास्ता रखेंगे आप? देखिए संजय जी की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जनादेश का सम्मान होना चाहिए और जनता ने जो आदेश दिया है उसका पालन सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए जी। और राष्ट्रीय जनता दल ने जो थोड़ी सी अपने तरफ से आपत्तियां दर्ज की है, मुझे लगता है चुनाव आयोग को उस पर भी ध्यान देकर और उन त्रुटियों की ओर भी आगे से उस तरह की त्रुटियां न हो, इसको भी निश्चित रूप से देखना चाहिए। जी तो रंजीत जी आप मानते हैं कि चुनाव आयोग की ओर से वाकई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है? देखिए कई बार क्या होता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए और उस दिखने में कई प्रकार की आपत्तियां हैं। मुझे लगता है चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेते हुए उस पर जरूर काम करने की जरूरत है। ठीक है जी। अब आगे का क्या कुछ रास्ता? हाँ, और रही बात नीतीश जी को सलाह की, तो आपको ध्यान होगा कि 2015 के चुनाव में नीतीश जी ही कहते थे कि वो संघ मुक्त भारत बनाएंगे, अर्थात भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बनाएंगे। तो अगर उनके कोई राजनीतिक मित्र ये उनको सुझाव दे रहे हैं या उनकी कही गई बातों को याद दिलवा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी है। ये तो नीतीश जी को तय करना है कि उनको आगे अपनी राजनीतिक भूमिका किस तरह से लेनी है। ठीक है जी। डॉक्टर अशोक जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार संजय जी की ओर से बात कही गई है कि वाकई जनादेश जो है उसका सम्मान करना चाहिए और साथ ही रंजीत मिश्रा जी की ओर से कहा गया है कि वाकई जनादेश का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से न्याय होता है तो वो दिखना भी चाहिए। तेजस्वी ने साफ कह दिया कि चोर दरवाजे से सरकार आई है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि अगर आपकी सरकार बनती तब भी इस तरह की बयानबाजी आती? धन्यवाद प्रीति जी। एक बहुत पुरानी गजल की एक पंक्ति है, पर्दा तो मेरे नाम से उठा, नजरें मिलाई लोगों ने। तो बिहार की जनता ने मैंडेट फैसला जो है वो महागठबंधन के पक्ष में दिया, लेकिन चुनाव का जो है वो एनडीए के पक्ष में आया। ठीक है। देखिए उन्होंने जो कहा कि जनतंत्र में
जनता ही मालिक है, सर्वोपरि है, तो उसका सम्मान तो सभी माने जनता के फैसले को सभी लोग सिरोधार्य करते हैं। लेकिन जनता देखिए, एक तर्कशास्त्र है, एक तर्क है, जहां धुआं रहता है, जहां जहां धुआं का अस्तित्व है, वहीं वहीं आग का अस्तित्व है। आपने देखा होगा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी के रैली में जन सैलाब उभरता था, और वो केवल न जन सैलाब था, उसमें एक अभूतपूर्व उत्साह था। लेकिन अशोक जी, ये भी तो हो सकता है ना कि जन सैलाब जो वहां पर दिखाई दे रहा है, क्या वो ये भी हो सकता है कि सिर्फ तेजस्वी को देखने आया हो, सिर्फ तेजस्वी के भाषण सुनने आया हो? जरूरी तो नहीं कि जितना जनादेश वहां पर मौजूद है, चुनाव में भी वो उसी को वोट करे। अब किसी को बात अगर पूरी रखने दीजिए। जी जी बिल्कुल, बोलिए। सब बीच में ये कीजिए जी। तो वो जन सैलाब उत्साह से परिपूर्ण था, जैसे लगता था कि कब मुझे मैंने मत देने का अवसर मिले और मैं इस सत्ता को बदल दूं। ठीक है। सत्ता परिवर्तन के लिए जैसे आतुर था, नेता से आगे बिहार की जनता आतुर थे इस सत्ता परिवर्तन के लिए। और दूसरी ओर जहां जहां आदरणीय नीतीश कुमार के सभाएं होती थी या आदरणीय प्रधानमंत्री की सभाएं होती थी, वहां आदमी आए नहीं थे बल्कि लाए गए थे, और कुछ जो इक्के दुक्के आदमी रहते थे। ठीक है, मृत्युंजय के पास चलते हैं। बीजेपी से मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुमत आया कैसे? ठीक है सर, यही तो दिक्कत है ना अशोक सर, कि आपके रैलियों में अगर लोग आ रहे हैं तो वो आपको लगता है कि उत्साह से भरपूर है, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, इस वजह से आ रहे हैं। बीजेपी की बात कर ले तो आपकी ओर से कहा जा रहा है कि वहां पर लोगों को लेकर आया जाता था, लेकिन फिलहाल चुनाव परिणाम सबके सामने है। ये पूरी जनता और हम सब आपस में वाकई जान गए हैं कि किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और जनता का साथ जो है इस बार वो किसने दिया है। ठीक है मृत्युंजय, आपके पास चलती हूँ। मृत्युंजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बताइए। जी, मेरा आपसे दो सवाल है सर। पहला तो ये, तेजस्वी की ओर से जो कहा गया है कि चोर दरवाजे से आई है, और साथ ही उनकी ओर से कहा गया कि फैसला जो था वो हमारे पक्ष में था लेकिन नतीजे एनडीए के पक्ष में आए। पहले तो इस सवाल का जवाब चाहूंगी, और उसके बाद में आज जो एनडीए घटक दल की बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या कुछ खास? देखिए, एक तो मैं हमारे प्रवचन में सुन रहा था जी, हमारे जो मित्र हैं जी, अशोक जी नाम है उनका, आरजेडी से हैं वो। हाँ मैं जानता हूँ, अशोक जी प्रवचन कर रहे थे कि भाई ये बताइए, पहला सवाल आपने किया कि भाई जनमत मेरे पक्ष में था। 2015 के चुनाव में 80 सीटें आई थी राष्ट्रीय जनता दल को, इस बार 75 क्यों आई? अगर उनके पास जन सैलाब था, जनमत था, तो उसको तो 100 से पार कर जाना चाहिए था। 140 से ऊपर सीट लड़ने वाला पार्टी आज 75 सीट लेकर के आऊंगी। अशोक जी, बात कंप्लीट करने दीजिए, आपको भी वक्त दिया जाएगा। अभी दम भर रहा है कि 75 सीट नहीं, अपनी बात को तो हड़प लिया आपने। अशोक जी, मैं आऊंगी आपके पास। मृत्युंजय जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, आपको भी मौका दूंगी, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट में दिखाई दे रही है। अच्छे मित्र हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 80 सीट जीतने वाला 75 पर अटक गया, और वो 140 से ऊपर सीट लड़ने के बाद भी 75 पर आया। भारतीय जनता पार्टी जो सीटें लड़ी 110 और जीत कर आई 74, तो जनमत हम लोग के साथ था कि जनमत उनके साथ था, ये जनता ने फैसला करके दे दिया है। ठीक है, अब तो सवाल ये है कि अपने मन से जनमत ले लेना, अपने मन से जनमत को नकारना, ये तो उनके बस की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बस की बात नहीं है इस तरह का अलग बयान के। ठीक है सर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के लिए विषय क्या है, कंटेंट्स क्या है, जनता के बीच उन्होंने दिया क्या? मात्र 2 साल की सत्ता में अकुत संपत्ति 27 संपत्ति अकुत संपत्ति जमा किया, जिसका आज तक हिसाब नहीं दिया। मृत्युंजय जी, आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए आपको वक्त दिया जाएगा, आपकी सरकार बनी है कम से कम, अब तो आप एक दूसरे पर कटाक्ष ना करें। आप ये बताइए, आज जो बैठक होने वाली है एनडीए की, उसमें क्या कुछ खास रहेगा, और इस बयान के क्या कुछ मायने निकले जो नीतीश कुमार की ओर से कहा गया है कि एनडीए घटक दल में ही अगला मुख्यमंत्री तय होगा? ये निश्चित रूप से एनडीए घटक दल में जो आज भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक होने वाली है, उसमें भी चर्चाएं होगी। सभी विधायक हमारे यहाँ पटना पहुंच चुके हैं बिहार में, और इसी तरह से एनडीए जदयू के भी लोगों ने बैठ करके फैसला ले लिया है। तो आपस में बैठ करके एक फाइनल मीटिंग हम लोग 15 तारीख को करेंगे, जिसमें एनडीए की पूरी बैठक होगी और सारा स्वरूप उसमें तय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता होंगे, बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में सरकार चलेगी। इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है, क्योंकि कई बातें अभी बयानें चल रही हैं
उन बयानों से अपने को कोई मतलब नहीं है। केवल इतना ही है कि एनडीए ने पहले से ही घोषणा कर चुका है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी है तो वही नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। ठीक है। संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने कहा कि एनडीए घटक दल की जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, इस बैठक के बाद ही तय होगा कि वाकई बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार जब चुनाव हो रहे थे तो कहा जा रहा था कि अगला सीएम नीतीश कुमार ही होगा, लेकिन उनकी ओर से जो ये बयान दिया गया है इसके क्या कुछ मायने निकलते हैं? कहीं ना कहीं इस बात से जोड़कर देखा जा सकता है कि इस बार की जो चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जेडीयू से काफी अच्छा रहा, तो क्या लगता है यह वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार की ओर से बात कही गई? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत ही सीजन लीडर। पिछली बार भी 2015 में भी महागठबंधन में नीतीश कुमार को चेहरा बनाया गया था और बजाते राष्ट्रीय जनता दल को इनसे ज्यादा सीटें आई थी, फिर भी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार थे जी। इस बार भी बार बार, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, जेपी नड्डा हों, भूपेंद्र यादव हों, बार बार अपनी सभाओं में कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ही हमारे चेहरा होंगे। पूछा भी गया कि क्या सीटें कम आने पर भी ये आपके चेहरे होंगे, ये मुख्यमंत्री होंगे? उन्होंने कहा कि हाँ, सीटें कम आने और अधिक आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी शालीनता का परिचय दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, एनडीए की बैठक होने दीजिए। विधायक दल का ये तो एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होता है जो इस तरह की बात लोग करते हैं और पहले ही घोषित कर देते हैं जी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें तो तरीका यही होता है कि विधायक दल का नेता विधायक दल की बैठक में चुनी जाती है जी। तो जब एनडीए की बैठक होगी, चाहे उसमें वीआईपी हो, हम हो, बीजेपी हो और ये हो, जेडीयू हो, तो नीतीश कुमार अपने मुंह से कैसे बोलेंगे कि भाई हम ही उसके नेता होंगे, हम ही मुख्यमंत्री होंगे? वो तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब एनडीए की बैठक होगी और बैठक में जिनको नेता चुना जाएगा वही एनडीए का नेतृत्व करेंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। तो उन्होंने उस परिदृश्य में चीजों को कहा है, जबकि प्री एक्सपेक्टेड जितनी चीजें हैं होने वही जा रहा है जी। रंजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब परिणाम आए हैं और उसके बाद में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है इस बार के जो चुनाव थे उसमें क्या कुछ वजह रही कि महागठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया? कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की ओर से अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता था, वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये स्थितियां बनी? देखिए, अभी कई तरह की चर्चा सुनने को मिलती है और कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये सही बात है जी। और इसमें बहुत सारी बातें पार्टी के फोरम पर ही की जाएगी जी। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जैसे लेफ्ट पार्टीज के साथ था कि लेफ्ट पार्टीज ने वैसी सीटें चुनी जहां वो मजबूत थे। कांग्रेस की सीटों के बारे में आप ये नहीं कह सकते। तो इस तरह की बातों का आकलन पार्टी फोरम पे किया जाएगा कि आखिर क्या कमी रही, कौन कहां गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से पार्टी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना करना चाहिए था। लेकिन एक बात निश्चित है कि ये जो हमारा महागठबंधन है ये काफी पुराना है और इसमें एक विश्वास है एक दूसरे के प्रति, और यही कारण है कि पिछली बार महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। ये अलग बात है कि नीतीश जी जो कभी भारतीय जनता पार्टी से मुक्त भारत बनाने निकले थे वो चोर दरवाजा से फिर चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास। तो हमारे अशोक जी जो ये बात कह रहे हैं तो वो तो भारतीय जनता पार्टी सोचने वाली बात है ना रंजीत जी, सोचने वाली बात है कि अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौरान लगाए जा रहे थे वही नीतीश कुमार अब इतना अच्छा लगने लग गया कि दिग्विजय की ओर से कहा गया कि वापस से आरजेडी में आ जाए। प्रीति जी, जो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को तो इसकी आदत है कि जहां 2 सीट भी जीतते हैं वहां चोर दरवाजे से शासन में आ जाते हैं। जहां एक भी सीट नहीं रहती है पूरा का पूरा तख्ता पलट करके खरीद फरोख्त करके सरकार में आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड जैसे अनेक राज्य इसके उदाहरण हैं कि जो कभी राजनीतिक शुचिता की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने किस तरह के अनैतिक आचरण करके इन जगहों पर सत्ता हथियाई है। और यही कारण है कि पिछली बार जब महागठबंधन को जनादेश मिला और बीजेपी बाहर हो गई तो रंजीत जी आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में भी सत्ता एनडीए की ओर से हथियाई गई है? नहीं, मैं पिछले महागठबंधन की बात कर रहा हूं। इस बार जो आपत्तियां दर्ज की गई वो तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह की आपत्तियां आरजेडी की तरफ से दर्ज की गई है
उनको संज्ञान में जरूर चुनाव आयोग को लेना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। ठीक है, मृत्युंजय जी आपके पास आना चाहूंगी। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी की ओर से, कांग्रेस की ओर से कि न्याय जो है वो होता है तो दिखना भी चाहिए। उनका साफ साफ कहना है कि इस बार के जो परिणाम आए हैं, जो सरकार बनी है, वो लगातार एनडीए कह रही है कि वाकई लोगों के साथ न्याय हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, ये तो पहले ही सोच लिए थे कि हम मुख्यमंत्री बन गए, और इसलिए जो उन्होंने कैबिनेट भी बांटना शुरू कर दिया था और प्रत्याशियों को कहना शुरू किया गया था कि शांति से आप लोग जुलूस निकालिएगा, अति उत्साह में मत आइएगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री वाला कुर्सी खिसक गई, नहीं मिली, तो मानसिक असंतुलन हो गया। कल का जो प्रेस में जिस प्रकार से बयान दे रहे थे तेजस्वी, साफ दिखता था, लोग कहते थे कि मानसिक संतुलन खो दिए हैं। आज तो उनको जनता का स्वागत करना चाहिए। जनता ने उनके नेतृत्व में उनको 75 सीट देने का काम किया। तो जनता को धन्यवाद देने के बजाय वो मानसिक संतुलन खो करके उल्टी सीधी बयान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो यूपीए का हाल है, महागठबंधन का हाल है, वो सभी नेता उसके मानसिक संतुलन खो दिए हैं। एक तरफ तारिक अनवर कुछ कहते हैं, एक तरफ अखिलेश जी कुछ कहते हैं, एक तरफ रंजीत जी बैठ के कुछ बोल रहे हैं। तो ये क्या संदेश दे रहा है? इसका मतलब साफ है कि सत्ता नहीं मिली तो इनकी बौखलाहट हो गई थी और इनको लगा कि सत्ता की चाबी हमें मिल जाएगी और सत्ता हमारे पास रहेगी। तो मुझे लगता है इस विषय को बिना मतलब बिना वजह का विषय उठाना है। जनता के बीच जाने का फैसला तेजस्वी ने किया है और धन्यवाद देने का काम किया, वो काम करे। और कुर्सी जनता ने जिसको देना था, अच्छा, आपकी भूमिका पर सवाल न उठाए। नहीं, हमारी भूमिका पर हम तो कह दिए कि हमारी भूमिका स्पष्ट है। चुनाव आयोग से उनको प्रश्न है, चुनाव आयोग के पास गए, चुनाव आयोग ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। तब ये तो संवैधानिक सिस्टम पर चैलेंज कर रहे हैं। इससे ज्यादा मानसिक संतुलन की बात क्या किया जा सकता है जो संवैधानिक सिस्टम पर चैलेंज कर रहा है? जी ठीक है, अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, क्या कुछ वजह है कि तेजस्वी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे? देखिए प्रीति जी, मुझे बोलने दीजिए, मैं 3 पॉइंट कहूंगा। ठीक है, बिल्कुल। मैंने आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लीगल सैंक्शन उनको प्राप्त है क्योंकि अभी उनके पास उतना सीट है, लेकिन सोशल सैंक्शन उनको प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि सोशल सैंक्शन जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी को प्राप्त हुआ है। अतः वे बहुत दिनों तक ढंग से सत्ता नहीं चला पाएंगे, पहली बात ये। दूसरा पॉइंट ये कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए चुनाव आयोग की एक अहम भूमिका होती है। चुनाव आयोग को चाहिए कि जनता की विश्वसनीयता और अपनी कार्य करने की पारदर्शिता को बनाए रखे। जो अगर एनडीए के लोग रिकाउंटिंग की मांग करते थे 2000 वोट से हारने पर भी, तो उनके लिए रिकाउंटिंग हो जाता था। लेकिन हमारे कैंडिडेट अगर 100 वोट से, 50 वोट से, 12 वोट से, 17 वोट से, 18 वोट से भी हार रहा है तो उसके लिए रिकाउंटिंग नहीं होता था। तो यहाँ पर चुनाव आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने जो जाना था कि हाँ हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने उनको ऐसा करके भेजा था। उनको ये मालूम नहीं था कि चुनाव आयोग कुछ समय पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी के एलाइज बन गए हैं। अगर ये मालूम होता जो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिनके कार्यों में न्याय तो आपको लगता है चुनाव आयोग जो है वो भी एनडीए से मिला हुआ है कि नहीं? हमारे भाई रंजीत जी, तो आप साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि आपको नहीं पता था कि चुनाव आयोग जो है उसका भी अलायंस हो गया एनडीए के साथ। मुझे काउंटर करने दीजिए। हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई ने जो कहा जो 80 से 75 पर आ गए, तो भाई साहब को जानकारी होनी चाहिए। हम 75 से 80 से 95 पर गए। हमारे को आपने जबरदस्ती हड़प किया। ठीक है रंजीत जी, अब आपने आरोप प्रत्यारोप काफी लगा लिए, इस बात का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है पहले लगता था कि स्वतंत्र संस्था है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि उसका भी एनडीए के साथ विलय हो गया है। ये आरोप आपकी ओर से लगाया जा रहा है? जी ठीक है, निश्चित ठीक। दोनों के लिए समान अधिकार होना चाहिए ना जी। आप जी अशोक जी बोल रहे हैं एनडीए को, लेकिन जब महागठबंधन के लोग रिकाउंटिंग करते हैं, कोई शंका करते हैं, तो वहां पर तत्काल उसका समाधान नहीं करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी के जब वहां ठीक है अशोक जी, आपके पास आऊंगी, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। रंजीत जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मृत्युंजय जी आपके पास आऊंगी, फिर संजय जी आपके पास आती हूँ। जी रंजीत जी आपकी बात रखिए। देखिए मृत्युंजय जी एक तर्क दे रहे हैं कि सीटों की संख्या कम हो जाना। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश जी तो 71 सीट जीत के आए थे, आज 43 सीट पर हैं।
तो क्या उनको मुख्यमंत्री बनने का जनादेश मिल गया क्या? और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जदयू से अलायंस कर रही थी और वास्तविक अलायंस उनका लोजपा से था। भारतीय जनता पार्टी के 27-28 बड़े नेता क्या लोजपा के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ रहे थे? तो इन वास्तविकताओं को ये नहीं झुठला सकते। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि नैतिक रूप से ये जो दावा करते रहते हैं और वास्तविकता में दोनों में बहुत गैप होता है। और इसीलिए मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या गोवा या उत्तराखंड का उदाहरण दिया कि इन सभी जगहों पर इनकी कारगुजारी देश की जनता देख रही है और समय आने पर इनको भी जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनको जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, जी की ओर से बात कही गई है, अशोक जी की ओर से जो बातें कही गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, उन पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से इस बार के जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों में आप मानो या ना मानो, लेकिन ये बात जो है वो पूरी तरीके से साफ है कि इस बार आरजेडी का जनाधार जो है, वोट परसेंट जो है वो एज कम्पेयर टू एनडीए काफी अच्छा रहा। देखिए, अभी पूरी समालोचना हो रही है, उसमें स्पष्ट हो रहा है कि आरजेडी का जो जिस प्रकार से ग्राफ था, आप अंदाज करिए 2010 में 22 सीट पर थे, 2015 में ये 80 सीट पे गए और 2020 के चुनाव में 75 सीट पे आ गए। तो अब किस प्रकार के आंकड़े गिना रहे हैं, ये तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग समझे। नंबर 1। दूसरा सवाल, रंजीत जी ने कहा कि जब ये किसको कितना सीट वाला, दैट इज नॉट फैक्टर। फैक्टर ये है कि प्री पोल अलायंस होता है। प्री पोल अलायंस के जो होता है उसमें ये नहीं होता है किसको, दल को कितना सीट मिलता है। लीडरशिप तय हो गया, हमारा एनडीए लीडरशिप नीतीश कुमार की है, सीट कम हो या ज्यादा हो हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे, ये तय है। ठीक है, तो प्री पोल अलायंस में ये देखा जाता है। तीसरी बात, अब ये कह रहे थे अशोक जी, जब ठीक है मृत्युंजय जी, इतना वक्त नहीं है, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। डॉक्टर संजय जी हमारे साथ है। संजय जी, पूरी जो आज चर्चा हुई है उस पर एक आखिरी कमेंट। जी मृत्युंजय जी, वक्त नहीं है इतना। संजय जी अपनी बात रखिए संक्षिप्त में। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है जी, और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हम लोगों को किसी भी तरह का आरोप लगाने के पहले एक बार जरूर विचार करनी चाहिए। ठीक है। अब जिस दिन बिहार का चुनाव हो रहा था उसी दिन झारखंड में भी चुनाव हुआ जी। अगर झारखंड में वहां कांग्रेस 2 सीटें जीती तो वहां चुनाव आयोग निष्पक्ष था जी। और बिहार में अगर कोई पार्टी हार गई तो चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं से एक आरोप लग रहा है कि नहीं चुनाव आयोग। बिल्कुल संजय जी, मैं माफी चाहूंगी, अभी वक्त नहीं है, वरना आपके साथ और भी चर्चा करते। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमारे साथ आपने शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार बिहार को लेकर सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। एनडीए को बहुमत मिल गया है, सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक लगातार विपक्ष की ओर से आरोप प्रति आरोप का सिलसिला लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।